नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आई एम वेरी सॉरी कि कल का शाम का जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है वो स्किप हो गया था। अभी अपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो कल के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये टाटो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो टाटो 2 HEP प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन शियोमी डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में और शियोम रिवर में। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन अंडर MeitY and functions as a division of Digital India Corporation aiming to build a robust semiconductor and display ecosystem। तो सेमीकंडक्टर मिशन किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। What were the possible artifacts of oldest known Wallacean hominids recently found? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स हैं जो एंशियंट वेलेशियन होमिनिड्स के वो कहाँ मिले थे। तो ऑप्शंस आर रिदांग आइलैंड मलेशिया, लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया और सियारागाओ आइलैंड फिलीपींस। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान मत दीजिएगा। करेक्ट आंसर है सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द BHU NEER पोर्टल। तो BHU NEER पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। क्या है करेक्ट आंसर? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। उसने लॉन्च किया है BHU NEER पोर्टल। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो श्रेष्ठ इंडेक्स है, जिसका शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ये इंडिया का फर्स्ट है बेंचमार्किंग स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके साथ मिलके? CDS-CO के साथ मिलके। ठीक है, तो आई होप ही क्लियर होगा प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस वाले पार्ट में। तो मेंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज critically evaluate the view that economic criteria can complement but cannot replace caste-based reservations in light of judicial emphasis on identifying a creamy layer within SC/ST group। तो बोल रहा है कि हमको इस चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है बट रिप्लेस नहीं कर सकता कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को। जो अभी आया ना रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का कि क्रीमी लेयर का डेफिनेशन देना है आपको SC/ST केसेस में, उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से। तो रिजर्वेशन इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल जो इंश्योर करता है सोशल जस्टिस। क्या इंश्योर करता है? सोशल जस्टिस हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। वेल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज रिलेवेंट, कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन इज डीपली रूटेड इन सोशल हायरार्कीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द जुडिशरी इन सेवरल जजमेंट्स हैज स्ट्रेस्ड आइडेंटिफाइंग अ क्रीमी लेयर। तो जुडिशरी ने क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने को बोला है इवन अमंग SC/ST टू एंश्योर बेनिफिट्स रीच द ट्रूली डिप्राइव्ड। ठीक है, तो वाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन इज इनसफिशिएंट? क्योंकि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कास्ट बेस्ड ऑपरेशन परसिस्ट करता है रिगार्डलेस ऑफ इनकम, सोशल स्टिग्मा एंड एक्सक्लूजन कैन नॉट बी मेजर्ड प्योरली इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, वैसे हिस्टोरिकल बैकलॉग की बात करें तो सेंचुरीज ऑफ डिनाइल था एजुकेशन का, प्रॉपर्टी राइट्स का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, जिसने क्रिएट किया मल्टी जनरेशनल गैप नॉट ईजिली ब्रिज्ड बाय इकोनॉमिक मोबिलिटी। मतलब इतना ज़्यादा गैप क्रिएट कर दिया कि इकोनॉमिक मोबिलिटी से वो सॉल्व नहीं हो पाता। रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट की बात की जाए तो जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडेमिशिया में और जुडिशरी में, इवन अमंग हायर इनकम सेगमेंट्स। तो यदि हायर इनकम सेगमेंट्स की भी बात करेंगे तो वहाँ भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। रोल ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो टारगेटिंग द नीडी। तो इनकॉर्पोरेटिंग इकोनॉमिक फिल्टर्स लाइक क्रीमी लेयर प्रिंसिपल कैन प्रिवेंट रिलेटिवली बेटर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यदि बेटर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो मोनोपोलाइज नहीं कर पाएंगे बेनिफिट्स को। प्रिवेंटिंग रिसोर्स ड्रेन, तो ऐसे में क्या होता है कि इट हेल्प्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के अंदर जो पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल है उनको बेनिफिट मिल पाए। जुडिशियल एंडोर्समेंट की बात की जाए तो इंदिरा शॉनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर अप्लाई किया था OBC को, और जर्नैल सिंह में एक्सटेंड किया था इसको SC/ST के प्रमोशन और प्रमोशन के लिए एफिशिएंसी और फेयरनेस इंश्योर करते हुए।
फिर जुडिशियल एम्फेसिस क्या है क्रीमी लेयर में फॉर SC/ST। तो रेशनल की बात की जाए तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट रिड्यूस करता है सोशल हैंडीकैप को टू सम एक्सटेंट, हेंस एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर इंश्योर्स अफर्मेटिव एक्शन। लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस की बात की जाए तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो कास्ट स्टिग्मा है वो वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी परसिस्ट करता है, इसलिए क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन शुड बी नुआंस्ड। तो रिस्क क्या है रिप्लेस करना है, यदि हम कास्ट को इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिप्लेस करते हैं तो ओवरलुकिंग सोशल कैपिटल डिफिसिट। तो क्या होता है, वेल्थ डज नॉट रिमूव, वेल्थ जो है हर बार कास्ट इनइक्वालिटीज़ को रिमूव नहीं कर पाता, ना ही कास्ट प्रेजुडाइसेस को। पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल, जो प्योरली इकोनॉमिक कोटाज है ना वो बेनिफिट सोशली डोमिनेंट को करते हैं बट इकोनॉमिकली पुअर इंडिविजुअल्स को दिक्कत होती है। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो हमको हाइब्रिड मॉडल लाना चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कंटिन्यू तो करेंगे लेकिन कुछ इकोनॉमिक फिल्टर्स लगा देंगे जिससे मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस को बेनिफिट मिल पाए। पीरियोडिक रिव्यू की बात करें तो कमीशन बेस्ड इवैल्यूएशंस करेंगे हम एडजस्ट करने के लिए क्राइटेरिया को, अलग अलग कमेटी के रिकमेंडेशंस को देखेंगे। स्ट्रेंथन करेंगे एजुकेशन और स्किल्स को, जहाँ पे पैरेलल इन्वेस्टमेंट करेंगे क्वालिटी स्कूलिंग में, स्कॉलरशिप में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, जिससे हम रिड्यूस कर सकें लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को। डाटा बैक्ड पॉलिसी की बात की जाए तो कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिवली हम असेस कर पाएँ डेप्रीविएशन लेवल्स को। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो वेल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज़ अ वैलिड पैरामीटर फॉर एफर्मेटिव एक्शन, ये कैप्चर नहीं कर सकता डीप सीटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। जुडिशियल इंसिस्टेंस ऑन क्रीमी लेयर अमंग SC/ST सीक्स टू रिफाइन बट नॉट रिप्लेस, वो रिप्लेस नहीं कर सकता कास्ट बेस्ड कोटास को। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। एग्जामिन पॉलिसी मेजर्स दैट कुड मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमको पॉलिसी मेजर्स वो एग्जामिन करना है जिससे कि इंडिया अट्रैक्टिव हब बन पाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और सजेस्ट करना है और सेफगार्ड जो इंश्योर कर सके ग्रेटर इनोवेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। हम आते हैं इंट्रो में। इंडिया का जो स्केल है, डेमोग्राफी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन प्लेस करता है, और इसको यदि हमको कन्वर्ट करना है तो हमको बिल्डअप करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनोवेटिव कैपेसिटी। पॉलिसी मस्ट ब्लेंड ओपननेस, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्री इनोवेशन सेफगार्ड्स। तो पॉलिसी मेजर्स क्या क्या है जो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को? तो स्टेबल ट्रांसपेरेंट टैक्स रिजीम जिसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स वगैरह सिंप्लीफाइड हो, GST रिफंड्स, इनपुट क्रेडिट की क्लैरिटी हो। मॉडर्न FDI फ्रेमवर्क बोलेंगे तो ऑटोमेटिक रूट रहेगा हाई वैल्यू सेक्टर्स में, क्लियर सेक्टोरल कैप्स रहेंगे, जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स रहेंगे। टैलेंट एंड वीज़ा रिफॉर्म्स की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल R&D सेकेंडमेंट्स रहेंगे, लिबरलाइज्ड मून लाइटिंग रहेगी और साइड लेटर टैम्पलेट्स रहेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें लेवरेज करना है हमको UPI, आधार, ONDC, ये सब। सेक्टोरल मिशंस में सेमीकंडक्टर, EV बैटरीज, डिफेंस को डेवलपमेंट, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, मेडिकल डिवाइसेस, ये वाले सेक्टर को हार्नेस करना है। ट्रेड और ट्रेटी आर्किटेक्चर, जैसे जो नए नए FTA साइन हो रहे हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उन पर ध्यान देना है। मॉडर्न बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ पे ध्यान देना है। सेफगार्ड्स क्या होने चाहिए? सो ओपननेस ऑल्सो नर्चर्स डोमेस्टिक इनोवेशन, मतलब कि डोमेस्टिक इनोवेशन भी नर्चर होता रहे। तो IP रिजीम दैट रिवॉर्ड्स क्रिएशन नॉट रेंट सीकिंग, मतलब क्रिएशन को रिवॉर्ड करना है। फिर कंपटीशन पॉलिसी लाना है इनोवेशन मार्केट्स के लिए, जिसमें हम किलर एक्विजिशंस को रिव्यू करें। फिर गार्ड रेल्स ऑन प्रीडेटरी प्राइसिंग को देखें। लोकल R&D और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे ध्यान दें, R&D पे बेसिकली। पब्लिक प्रोक्योरमेंट करें, क्वालिटी कॉस्टिंग देखें। ओपन स्टैंडर्ड्स एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी पे ध्यान दें जिसमें कोऑर्डिनेशन बन सके, और स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें एक्रीडिएटेड टेस्टिंग लैब्स बनेंगे। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जैसे पेटेंट बॉक्स वगैरह होता है ना, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, डाटा पोर्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करेंगे। तो डू नाउ, अभी हमको जो करना है वो हमको ये काम करना है। फिर बिल्ड, मतलब 12 से 36 महीने में हम क्या करेंगे, PLI पे ध्यान देंगे, डिज़ाइन R&D पे ध्यान देंगे, को डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ध्यान देंगे, लॉक इन मतलब लॉन्ग टर्म में। तो हम लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट टू GDP रिडक्शन पे ध्यान देंगे और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पे। तो ये हुआ हमारा बॉडी वाला पार्ट। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो इंडिया कैन ऑल्सो भी बोथ ओपन एंड ओरिजिनल, तो हम इनोवेटिव भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, मतलब फ्री ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अलाउ कर सकते हैं। ये पैकेज होना चाहिए जिसमें रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी हो, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स हो, कैपिटल डेप्थ हो, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास DPI हो, और उसमें हम कंपटीशन, डाटा और कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी इंश्योर कर सकें, जिससे कि हमारा डोमेस्टिक इनोवेशन भी बढ़े और हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सके। ठीक है, तो हमको सब चीज़ें एक साथ लेके चलना है और इंडिया को एक हब बनाना है इनोवेशन और एक्सपोर्ट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आंसर क्लियर होगा। तब अब इसको जो अभी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।